वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की संविधान यात्रा का आज 5वां दिन है और आज से यात्रा संत कबीरनगर पहुंचे, जहां पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जनसभा करेंगे। दरअसल अभी कुछ दिन तक सावधान यात्रा के जरिए ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में ताकत दिखा रहे हैं और उनके निशाने पर सबसे ज्यादा अखिलेश यादव हैं। आपको बता दें कि आज संत कबीरनगर से ये सावधान यात्रा सिद्धार्थनगर जाएगी और अगले कुछ दिनों तक पूर्वांचल में ही रहेगी। पूर्वांचल से अवध पहुंची राजभर की पीली सेना। बस्ती से राजभर की हुंकार, अखिलेश पर फिर प्रहार। तो हम आज आए हैं सावधान यात्रा के माध्यम से मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने। सुभाषपा की सावधान यात्रा का दिन चौथा था, लेकिन राजभर का जोश पहले दिन की तरह नजर आया। ये पहली बार था जब राजभर की सावधान एक्सप्रेस पूर्वांचल के बाद पहली बार अवध के किसी हिस्से में पहुंची थी। बस्ती के महादेवा विधानसभा में जनसभा हुई और ओपी राजभर ने फिर एक बार अखिलेश को सीधी चुनौती दे दी। हमारा होगा सिंबल आपका। हमने कहा कि चलो भाई, हम दोस्ती निभाना जानते हैं, लेकिन जब दोस्ती तोड़ते हैं तो दुश्मनी भी मजबूती से निभाना जानते हैं। यानी अखिलेश यादव से सियासी दुश्मनी निभाने के लिए ओपी राजभर पूरी तरह से तैयार खड़े हैं, या ये कहें कि वो इस सावधान यात्रा समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही निकाल रहे और योगी सरकार से उनका प्रेम कितना बढ़ रहा, इसे उन्होंने एक बार फिर समझा दिया। डीजीपी ने आदेश दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले में ओम प्रकाश राजभर का रथ जा रहा है। इस रथ को कहीं खरोच नहीं आनी चाहिए। राजभर की इस रैली में बहुत बड़ी संख्या में तो लोग नहीं थे, लेकिन जितने भी थे वो सपक को चुभने वाले थे। बस्ती से पहले ओपी राजभर गोंडा भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकार के कई फैसलों पर सहमति जताई। अगर जांच की है, जांच में अगर गलत पाए गए हैं तो गलत के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। तो जो कार्रवाई हुई है तो भाई स्वाभाविक है, जांच में पाया गया होगा। ओपी राजभर अपने समाज को एकजुट करने के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन वो ये बात जानते हैं कि अकेले दम पर उनके चुनाव लड़ने से जीत कितनी आसान है। जब भी सुभाषपा के विधायकों की जीत हुई, राजभर का किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन जरूर था, फिर चाहे वो 2017 की बात हो या 2022। लेकिन सवाल तो अब ये है कि 2024 में राजभर की पार्टी का किससे गठबंधन होगा, और जिससे भी होगा तो उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सियासत का दूसरा पहलू ये भी कहता है कि वो कई सीटों पर प्रत्याशी उतारकर सपा का खेल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। शुक्रवार है जिसको लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है, क्योंकि पीएफआई पर लगे प्रतिबंध के बाद ये पहला जुमा है जिसको देखते हुए संवेदनशील स्थानों पर पुलिस फोर्स की नजर है। फुट पेट्रोलिंग के साथ ही गश्त बढ़ाने के निर्देश भी हैं। इतना ही नहीं, मस्जिदों के आसपास पुलिस को चौकसी बरतने के लिए कहा गया है। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी के लिए खुफिया टीमें भी लगाई गई हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना, हंगामा या फिर बवाल ना हो सके। आपको बता दें कि पीएफआई मामले की जांच में यूपी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तमाम सख्ती के बावजूद उत्तर प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नेटवर्क तेजी से फैल रहा था। राज्य में अब तक पीएफआई के 250 से ज्यादा सेंटर होने की बात सामने आई है। साथ ही यूपी से गिरफ्तार हुए पीएफआई के लोगों के पास से आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। तो गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन किया है। इसके साथ साथ 8 संगठन और हैं जिनको बैन किया गया है। और इस फैसले के बाद आज पहली जुमे की नमाज है, जिसको लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में कई बड़े खुलासे पीएफआई को लेकर हुए हैं। 250 सेंटर चलाए जा रहे थे। तो पीएफआई पर लगे बैन के बाद आज उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट देखने को मिलेगा। जुमे की पहली नमाज है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। जगह जगह इंतजाम रहेंगे। संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए खुफिया टीम भी सक्रिय रहने वाली है। वहीं पंजाब के मोहाली कांड का मामला अभी थमा नहीं था कि अब उत्तर प्रदेश में हॉस्टल के अंदर कैमरा कांड सामने आया। कानपुर के काकादेव इलाके में गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का वीडियो बनाने का मामला सामने आया। इस सनसनीखेज मामले के बाद हड़कंप मच गया। साई निवास हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं का आरोप है कि यहां काम करने वाले ऋषि छात्राओं का अश्लील वीडियो बना रहा था। बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा छात्राओं ने सफाई कर्मी ऋषि के मोबाइल में छात्राओं के अश्लील वीडियो देखे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ऋषि को हिरासत में ले लिया है और उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया है।
इस हॉस्टल का असल मालिक पुलिस विभाग में एक अधिकारी बताया जा रहा है। छात्राओं की मांग है कि हॉस्टल को सीज किया जाए। वहीं पुलिस ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। गर्ल्स हॉस्टल में गंभीर आरोप कर्मचारी के ऊपर लग रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि पहले पुलिस को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन हीला हवाली के बीच इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बहरहाल अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ उससे जारी है। मोबाइल भी बरामद किया है। मोहाली की तरह कानपुर में भी मामला निकल करके सामने आया है, जहां छात्राओं ने अश्लील वीडियो बनाने के आरोप लगाए हैं। देखिए, क्या नाम है आपका? क्या आरोप लगाया था आप लोगों ने, ये बताइए। क्या आरोप लगाया था? पुलिस से क्या बात हुई आपकी? देखिए, तमाम छात्राएं हैं यहाँ पर, कोई बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि इनके आरोप थे कि मोहाली की तरह इनके भी अश्लील वीडियो बनाए गए थे। बात करने की कोशिश करें, क्या शिकायत करी थी आप लोगों ने? पुलिस से क्या बात हुई? पुलिस ने क्या बताया आप लोगों को? क्या बात हो रही थी आपकी? रुको, क्या बात हुई थी? देखिए, पुलिस से बात हुई और पुलिस से बात होने के बाद लड़कियां कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। कई बार प्रयास किए गए, लेकिन आरोप ये था कि काकादेव इलाके में एक हॉस्टल में ये लड़कियां रहती हैं। वहाँ पर एक कर्मचारी ने इनके अश्लील वीडियो बनाए थे और उसके बाद रावतपुर थाने ये पहुंची थी शिकायत करने के लिए। बावजूद इसके बाद पुलिस ने इनसे क्या बात की है कुछ सामने निकल के नहीं आ रहा। तब से छात्राओं के मुंह बंद हो गए हैं, यही यूँ कहें कि पुलिस ने सील करवा दिए हैं, क्योंकि पुलिस के बात करने के बाद छात्राएं कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कई बार हमने प्रयास किया, लेकिन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुई। पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी भी यहाँ पर नहीं पहुँचा, इतने संवेदनशील मामले के होने के बावजूद। और जब रावतपुर थाने के बाहर ये छात्राएं निकली हैं, उसके बाद से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो इस पूरे मामले को लेकर एमएमएस बनाने का आरोप हॉस्टल की छात्राएं लगा रही हैं। आरोपी सफाई कर्मचारी को बहरहाल हिरासत में ले लिया है, पूछताछ उससे जारी है। फोन की भी जांच की जा रही है। गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों का यह दावा है कि जो कर्मचारी है उसके फोन में 50 से ज्यादा अश्लील वीडियो सामने आए हैं और इन सब के बीच में पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। एक गर्ल्स हॉस्टल से कुछ छात्राओं ने पुलिस को शिकायत किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके कर्मचारी, जो अपने कर्मचारी पर आरोप लगाया था, उसको हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसके जो कर्मचारी है उसका मोबाइल हम लोग सीज कर रहे हैं और मोबाइल की फॉरेंसिक और सर्विलांस जांच हेतु हम लोग उसको भेज रहे हैं और जो भी तथ्य उसमें आगे प्रकाश में आएंगे उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। अभी शिकायत, जैसे अभी तक जो प्रारंभिक शिकायत थी कि कुछ लोगों का इसने वीडियो बनाया है, तो वो भी हम लोग इसीलिए उसकी फॉरेंसिक और सर्विलांस जांच करा के जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 66,000 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा करने वाली रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी के सीएमडी राशिद नसीम से जुड़े मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई। गुरुवार को हुई सुनवाई में अदालत ने 4 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए। हाई कोर्ट ने राशिद नसीम के प्रत्यर्पण की कार्यवाही 2 महीने में पूरी करने को कहा। आपको बता दें कि भारत में अरबों रुपए का फर्जीवाड़ा करने के बाद राशिद नसीम इन दिनों दुबई में पनाह लिए हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और शाइन सिटी मामले की जांच कर रही तीनों केंद्रीय एजेंसियों से प्रत्यर्पण की कार्यवाही में तेजी लाने को कहा है। हाई कोर्ट ने राशिद नसीम और भगोड़े मेहुल चौकसी के बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर भी सख्ती दिखाई। साथ ही राशिद नसीम और मेहुल चौकसी के कारोबारी रिश्ते की जांच का जिम्मा केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SFIA यानी कि स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपी गई है। देश का सबसे बड़ा नटवरलाल कहे जाने वाले 66,000 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े के आरोपी शाइन सिटी कंपनी के सीएमडी राशिद नसीम से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज 4 अहम बातें कही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दुबई में पनाह लेने वाले राशिद नसीम के प्रत्यर्पण की कार्रवाई 2 महीने में पूरी कर लिए जाने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, राशिद नसीम के भगोड़े मेहुल चौकसी के साथ कारोबारी रिश्ते की जांच SFIA यानी स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सौंप दी है। अदालत ने एजेंसी को इस पूरे मामले की जांच 15 दिनों में पूरी कर शुरुआती रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इतना ही नहीं, अदालत ने शाइन सिटी कंपनी के बैंक खातों के संचालन, जमीनों की रजिस्ट्री व दूसरे ऑपरेशन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके साथ ही साथ अदालत ने राशिद नसीम के लखनऊ जेल में बंद भाई आसिफ नसीम द्वारा एक फरार आरोपी श्याम लाल को
पावर ऑफ अटॉर्नी देकर ऑथराइज्ड सिग्नेचरी बनाए जाने के मामले में भी रोक लगा दी है और लखनऊ जेल के अधीक्षक से रिपोर्ट तलब कर ली है। वहीं आज मिशन रोजगार के तहत लखनऊ में कार्यक्रम होने वाला है जिसमें सीएम योगी शिरकत करेंगे। आज निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र योगी आदित्यनाथ देंगे। लोक भवन में सुबह 11 बजे सीएम नियुक्ति पत्र बांटेंगे। मिशन रोजगार के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको दे दें। लोक भवन में आज सुबह 11 बजे नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री बांटेंगे। बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मिशन रोजगार के तहत ये कार्यक्रम होगा। वहीं बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है जिसके जरिए उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश होने का अनुमान है। दरअसल अगले 10 से 12 फरवरी को यूपी में ये समिट होगा जिसको लेकर सीएम योगी ने रोड मैप तय किया है और कहा है कि समिट यूपी की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाला होगा। साथ ही समिट से पहले 1.5 दर्जन देशों में रोड शो भी किए जाएंगे। इस समिट की तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। और चलिए अब बात अखिलेश की तीसरी कसम की। दरअसल आज तीसरी बार अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। आपको बता दें कल राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें चुना गया था। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश ने ही दूसरे ऐसे नेता बने हैं जिनके हाथ में सपा की बागडोर है। लेकिन मुलायम युग और अखिलेश युग में जमीन आसमान का अंतर है क्योंकि जब से अखिलेश ने सपा की कमान संभाली तब से पार्टी ने कोई भी बड़ा चुनाव नहीं जीता है। लेकिन अखिलेश ने इस बार ऐसा संकल्प लिया है जो उनके मजबूत हौसलों को दिखाता है। कल भी किसी साथी ने कहा था कि अपना बूथ सबसे मजबूत बनाना पड़ेगा। तीसरी बार जिम्मेदारी, 24 के लिए नई तैयारी। एक भी वोट बटना नहीं चाहिए। पूरे देश की राजनीति को दिशा देगा उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए साजिश षड्यंत्र और न जाने कौन सी नई चीज लेकर के आएंगे बीजेपी के लोग। कभी तंज कभी हमला, अखिलेश का नहले पर दहला। और देखो फिर राशन फ्री कर दिया है। लगता है कहीं पर चुनाव आया है इसीलिए राशन फिर फ्री हो गया है। ये जैसे जैसे इन्हें चुनाव डराता है वैसे वैसे ये राशन फ्री कर देते हैं और ये बड़े बड़े सेठ लोगों को इतना लाभ पहुंचाते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये तीसरी बार था जब समाजवादी पार्टी की लाल कमान निर्विरोध रूप से अखिलेश यादव को सौंपी गई। सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव के नाम का ऐलान किया और जब अखिलेश भाषण देने पहुंचे तो उनकी बातों का सीधा संदेश 24 की तैयारी पर दिखा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है और ये जिम्मेदारी तब दी है आपने जब देश के लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा पैदा कर दिया है और धीरे धीरे दिल्ली और लखनऊ में जो सरकारें हैं उन्होंने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं इसके लिए मुझे अगर हर दिन लगाना पड़ेगा और हर पल इसके लिए काम करना पड़ेगा तो मैं कर करके इन तमाम शक्तियों से लड़ने का काम करूंगा। अखिलेश के सिर पर तीसरी बार जो ताज आया है वो खुशियों से ज्यादा चुनौतियों का है क्योंकि जब से अखिलेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने किसी भी बड़े चुनाव में पार्टी को जीत नहीं मिली। समाजवादी पार्टी के गठन को करीब करीब 30 साल पूरे हो गए लेकिन जैसी हालत इस वक्त सपा की है वैसी शायद कभी रही हो। हालांकि अखिलेश अब नए इतिहास का संकल्प ले रहे हैं। आज हम लोगों को संकल्प भी लेना है कि आने वाले 5 साल में हम समाजवादियों को नया इतिहास भी बनाने का काम करना है। ये नेताजी हमेशा चाहते थे कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने, लेकिन आज के दिन जब 5 साल आप मौका दे रहे हैं तो हम सबको मिलकर के ये संकल्प लेना चाहिए कि जब अगली बार हम लोग मिले तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन करके आए।
पिछले 10 सालों से सपा हर चुनाव हारती आ रही। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के वोट प्रतिशत के साथ साथ सीटों में भी काफी इजाफा हुआ, जो अखिलेश में नई ऊर्जा पैदा कर रहा। लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में जब अखिलेश कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित कर रहे थे तो उनका पूरा फोकस उस वोट बैंक पर भी था जो बसपा से छिटक कर या तो भाजपा की तरफ चला गया या फिर जाने वाला है। जो शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, जिन्हें आजादी के बाद अधिकार और सम्मान नहीं मिला, वो भी आज समाजवादियों की तरफ देख रहे हैं। ये समाजवादियों की कोशिश होनी चाहिए कि बाबा साहब के सिद्धांत पे चलने वाले लोग और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांत पे चलने वाले लोगों को साथ जोड़ करके हम लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करें। केवल देश के नहीं, दुनिया के इतिहास में इतना झूठ बोलने वाला दल कोई नहीं रहा होगा जो आज दिल्ली की सत्ता में और उत्तर प्रदेश की सत्ता में पहुंच गया है। अखिलेश ने बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की तो मायावती ने फौरन ट्वीट कर पलटवार कर दिया। वहीं अखिलेश कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे, 24 के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्होंने फिर से ये बात दोहराई कि विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है। ये सरकार आपकी छीनी है इन्होंने। ये सरकार समाजवादियों की बन गई थी उत्तर प्रदेश में। जिस तरह का जन समर्थन और आपने मेहनत की थी, सरकार आपकी थी, लेकिन सरकार आपकी छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी की पूरी मशीनरी लग करके आपकी सरकार छीन ली, क्योंकि वो जानते थे यूपी की सरकार जाने का मतलब है दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी। यानी अखिलेश ये बता रहे थे कि अगर सपा के कार्यकर्ता थोड़े और मुस्तैद हो जाते तो हालात आज अलग होते। उन्होंने चुनाव आयोग का नाम भी लिया और पक्षपात और षड्यंत्र का सीधा आरोप लगा दिया, जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा। इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे इस पर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दी हो, 20,000 वोट न काट दी हो। तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश ने कई बातें साफ कर दी। एक तरफ जहां उन्होंने चुनाव आयोग को निशाने पर लेकर कार्यकर्ताओं में ये संदेश दिया कि और थोड़ी सी मेहनत सत्ता दिला सकती है, तो दूसरी तरफ पिछड़े और दलित वोट बैंक को लेकर जिस रणनीति पर वो काम कर रहे वो एक बार फिर से सामने आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, जहां पर चल रहे छात्रों के आंदोलन हर रोज तेज होता जा रहा है। इसके साथ ही इस आंदोलन को लेकर अब प्रोफेसर में भी क्रेज दिखाई दे रहा है और अब छात्रों के साथ खुद प्रोफेसर भी नौकरी की चिंता छोड़कर आंदोलन में शामिल होते नजर आए। देखिए रिपोर्ट। छात्रों का आंदोलन तेज, प्रोफेसर में भी क्रेज। फीस बढ़ोतरी की लड़ाई, आंदोलन की नई अंगड़ाई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों का आंदोलन हर रोज नया रूप ले रहा, कभी गांधीगिरी तो कभी गुस्सा। इस आंदोलन से हर रोज नई तस्वीर आ रही। इस बीच एक प्रोफेसर ने भी छात्रों के आंदोलन को समर्थन दे दिया। मध्यकालीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हरिजन ने न सिर्फ फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर इस आंदोलन का समर्थन किया, बल्कि वो छात्रों के अनशन में शामिल होने के लिए पहुंच गए और मंच से भाषण भी दिया। छात्रों के आंदोलन को लगातार तमाम संगठनों का समर्थन मिल रहा है और इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हरिजन भी लगातार छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। आज भी ये छात्रों के अनशन के बीच आए हुए हैं और अनशन कर रहे छात्रों के साथ बैठे हुए हैं। पूरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को ये जिम्मेदारी बनती है कोई नैतिक रूप में इसको सपोर्ट करें।
क्योंकि वो एक ज़माने में वो भी रहे थे। फीस बढ़ोतरी की बात ही नहीं, मैं तो हमेशा ये डिमांड करता हूँ कि शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। जब से विश्वविद्यालय में हमारे प्रोफेसर साहब ने हमें समर्थन दिया, तो इसका नैतिक बल जो है आप देखेंगे प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, तो वहाँ पर भी एक संदेश देने का काम किया है। तमाम लोग हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, पर डर रहे, लोगों के मन में डर है। उस डर को हम निकालने के लिए लगातार कैंपस में हम लोग लगातार बने हुए, लगातार छात्र हमारे साथ आ रहे हैं। हम शिक्षकों से भी अनुरोध करेंगे कि जो शिक्षक डर रहे हैं उस डर से आगे निकले। आंदोलन में प्रोफेसर का शामिल हो जाना कोई मामूली बात नहीं। प्रोफेसर के इस कदम से छात्रों का जोश कई गुना बढ़ गया और ये भी साफ हो गया कि अब छात्र इतनी आसानी से उठने वाले नहीं हैं। प्रोफेसर ने जो फैसला लिया वो यूनिवर्सिटी के नियमों के खिलाफ है और आने वाले दिनों में उन पर भी कार्रवाई की तलवार लटक सकती है। जब कभी पूरे वर्ल्ड का उदाहरण है, स्टालिन को देखिए, लेनिन को देखिए, रूसो को देखिए, दिदरो को देखिए, अंबेडकर को देखिए, गांधी को देखिए, सुभाष चंद्र बोस को देखिए, जब जब इन्होंने समाज के पक्ष में आवाज़ उठाई है तो समाज का ट्रेडिशन इनके खिलाफ रहा। तो जाहिर है कि मैं प्रोफेसर होकर के अगर आवाज़ उठा रहा हूँ तो मेरे खिलाफ होगा। मैं इस बात के लिए तैयार हूँ, पहले भी हो चुका है, मैंने कार्रवाई होगी तो मैं फेस करूँगा। भारत के नागरिक होने के नाते मेरा ये जिम्मेदारी है कि मैं संवैधानिक तरीके से बात करूँ। अब तक इस आंदोलन को सियासी समर्थन मिल रहा था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब कोई प्रोफेसर सीधे इन छात्रों के समर्थन में उतर आया। सवाल ये भी है कि क्या कई और प्रोफेसर इस आंदोलन के समर्थन में आने वाले हैं? प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।